नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बार बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी कह रहे हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 400 पार, तो उसका आधार क्या है? किस आधार पर 400 पार कह रहे हैं? और विपक्ष पूछ रहा है कि 400 पार ये होगा कैसे और किस आधार पर ये आप कह रहे हैं 400 पार? तो बीजेपी कह रही है कि हमारे पास स्थायित्व है, मोदी की गारंटी है, उसके आधार पर 400 का पार। तो इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि आज चुनाव प्रचार का सुपर मंगलवार है। प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। और फिर बात करेंगे कि शिवपाल क्यों हट गए बदायूं से। क्या सपा में एक बार फिर से उम्मीदवार बदला जाएगा? क्योंकि शिवपाल ने तो कह दिया कि हमारे बेटे आदित्य लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश चुप हैं इस पर। और बात करेंगे कि केजरीवाल पर क्या कुछ अहम फैसला आने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था, तो कुछ ही देर में वो फैसला आने वाला है, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और सपा पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप। दोपहर को मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा और शाम को चेन्नई में रोड शो। चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीआरएस ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। इधर दिल्ली में मंदिर मार्ग थाना परिसर में धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के नेता। पूर्व डीएम के नेता और ड्रग माफिया जफर सादिक और उसके सहयोगियों पर चेन्नई समेत करीब 35 ठिकानों पर ईडी का छापा। कई अहम खुलासे की उम्मीद। सीएए के अमल पर रोक की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। दिल्ली शराब घोटाले में सुनवाई की कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भी तो केजरीवाल पर फैसला। और नवरात्र की धूम, चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। तो शुभ नव संवत्सर पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे कि क्या है दावे का आधार। जब पीएम मोदी कहते हैं 400 पार, तो क्या है दावे का आधार? और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि भाई आप किस आधार पर ये दावे, बड़े दावे कर रहे हैं। तो इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ अहम बातें। बीजेपी के बड़े दावे और अगली सरकार के एजेंडे को लेकर विपक्ष ने पूछा सवाल। तो ये सवाल पूछा है कि इतने बड़े दावे किस आधार पर कर रहे हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि उसके न्याय पत्र से बीजेपी में खलबली मची हुई है, इसीलिए इतने बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कभी सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी अगर आज 370 सीट जीतने का दावा करती है, तो फिर यह सिर्फ हवा हवाई तो नहीं है। क्योंकि विकसित भारत संकल्प के साथ पीएम मोदी अपनी हर जनसभा में अपनी 10 साल की उपलब्धियों की चर्चा करते जा रहे हैं। लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी कार्यक्रमों में। पीएम मोदी हर सभा में अच्छी बहुमत से लौटने और अपनी अगली सरकार के एजेंडे का भी खुलासा करते हैं। 100 दिनों के एजेंडे का खुलासा कि क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहने वाली है अगले 100 दिनों में।
पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हमारी सरकार की उपलब्धियों का लोगों ने ट्रेलर ही देखा है, पूरी फिल्म तो आनी बाकी है। हर गरीब के भविष्य को सुनिश्चित करना और देश को तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनाना उनका लक्ष्य है। पीएम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। उधर इंडी गठबंधन का दावा है कि 2004 में भी बीजेपी ने ऐसे ही इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चलाया था। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी तो इस बार 180 पर सिमट जाएगी। उन्हें अपने 5 न्याय और 25 गारंटी पर कांग्रेस को भरोसा है। साथ ही इंडी गठबंधन का दावा है कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के कारण बीजेपी इतने बड़े दावे कर रही है कि 400 पार कर जाएंगे और बीजेपी 370। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही अग्निवीर भर्ती बंद कर देंगे क्योंकि सेना में इस स्कीम को लेकर नाराजगी है, ऐसा राहुल गांधी का दावा है। और चुनावी चर्चा में राहुल गांधी आर्मी सोर्स का भी हवाला दे देते हैं। यह भी दावा करते हैं कि चीन के साथ झड़प हो सकता है तो ऐसे में नुकसान होगा। उधर बीजेपी ने चुनाव आयोग में सपा नेता अखिलेश की शिकायत की है और उनके ऊपर एमसीसी के उल्लंघन का आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश ने जहर देने का दावा किया था और कहा था कि रूस की जेलों की तरह विपक्ष की हत्या हो रही है। तो कभी एजेंसी को लेकर और कभी चुनावी बॉन्ड को लेकर तो कभी उद्योगपतियों को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है। और कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय योजना से बीजेपी के रथ को रोकने का दावा करती है, लेकिन कांग्रेस जनता के सामने यह बताने में असफल है कि 25 गारंटी के लिए धन कहां से आएगा। 30 साल बाद बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी 283 सीटें लेकर, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार बनाने में सफल हुई थी भारतीय जनता पार्टी। उससे पहले 30 साल तक किसी को बहुमत नहीं मिला था। जाहिर है कि पार्टी के पास स्थायित्व के साथ यह भी दावा है कि जो कहा सो पूरा किया। विपक्षी गठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी पर ज्यादा भरोसा है, लेकिन सीटों को लेकर मचे संघर्ष ने उनकी धार को कमजोर कर दिया है क्योंकि ठीक से सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा। नतीजा जो भी हो, लेकिन राजनीतिक दलों को यह बात पता है कि देश काफी बदल चुका है और जनता अब तो गुमराह होने वाली नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के दौरान लगातार कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारें जो काम कई दशकों में नहीं कर पाई, वो काम भाजपा ने 10 सालों में ही कर दिखाया। 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून तो पीएम मोदी लगातार पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। साथ ही अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पहले 100 दिनों के एजेंडे में पीएम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े फैसले लेने की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है। और इसलिए मैं कहता हूं 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा के 400 पार के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सोचती है कि अगर उनकी 180 सीटें पार हो जाती हैं तो उनकी नैया पार हो जाएगी। नंबर निकला है 400 पार, इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी।
वहीं सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने भी भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को लेकर सवाल दागे हैं। उनका कहना है कि भाजपा को चुनाव में जाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होगा। प्रधानमंत्री जा रहे दोबारा चुनाव में, पहले बताइए तो सही, पिछले 10 साल में जितने वादे किए वो सब कर पाए कि नहीं कर पाए? क्या है उनकी उपलब्धि, क्या है उनकी कमजोरी? यही बैलेंस शीट के आधार पर चुनाव होते हैं। इससे मुकर के वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के ऊपर उनका जो टारगेट है, ये हम समझते हैं कि ये लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने की प्रयास है। और बिहार से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा बिहार से ही डरे हुए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है जी, 365 दिन आएंगे तो भी उनको हाथ तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं। तो दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन बयान का जो केंद्र है ना, वो 400 पार वाला जो है, उसी के आसपास बयान आ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, ईशान जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा में मैं विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, ऐसा लग रहा है कि वो जो 400 पार वाला नारा था, उसी के इधर और उधर बयान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अगर ये नारा दे रही है तो उसके पास, जो हम आज पूछ रहे हैं, हालांकि धनंजय जी बताएंगे, उसके पास आधार, स्थायित्व, मोदी की गारंटी, लाभार्थी योजना और तमाम उपलब्धियां। लाल जी, अगर मैं आपके ही रिपोर्ट से आऊं तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक एजेंडा तो सेट कर दिया है, 400 अब की बार 400 पार। अब इसके इर्द गिर्द में जब आप विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को देखते हैं तो वो एक तरह से स्ट्रगल करते हुए क्यों दिख रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि लालजी, जब आप कह रहे थे कि 3 दशक के बाद इस देश ने मिलीजुली सरकार के बाद एक अस्थायित्व की सरकार को देखा था, और वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से देखा। जब आप कहते हैं कि बदले हुए भारत का, कि ये बदली हुई तस्वीर है, तो आप जरूर कह सकते हैं इस दावे के साथ जो बीजेपी ने अपने उस मैनिफेस्टो को ये पूरा करने का एक दावा किया है, जो पिछले कई दशकों से बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में रख रही थी और वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वो जो अस्थायित्व का इनका दावा है कि वो कह रहे हैं कि जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो बड़े फैसले लेंगे, और बड़े फैसले लेंगे तो इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोगों के हित में वो फैसला होगा। और ये फैसला लेने के लिए जो मजबूत सरकार का दावा नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, वो मजबूत सरकार और मजबूत फैसले का उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दर्जनों ऐसे फैसले को लेके उन्होंने दिखाया है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि बात सही है कि ये बात कांग्रेस के पार्टी या इंडिया गठबंधन में उनका जो अपना एक आधार है, वो उनका आधार है कि भाई ये 1 दशक नहीं, 1 दशक का जो पीएम मोदी का एंटी इनकम्बेंसी होगा, वो तो जाहिर सी बात है कि बिना कुछ किए ही उनके पॉकेट में आएगा। तो वो ये मान के चलते हैं कि 2004 में भी इसी तरह से अगर बीजेपी ने इंडिया सैनिक का नारा दिया था और वो चला नहीं, तो इसी तरह अगर इस बार भी ऐसा हो कि इंडियन इनकम्बेंसी का लोड उन पे ज्यादा होगा, तो शायद इनका 400 पार का जो नारा वो फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उनके एवज में वो जनता के सामने में क्या रख रहे हैं, ये बात सबसे बड़ा सवाल है कि जनता के सामने में जब आप अग्निवीर की योजना रखते हैं, जब आप रखते हैं आर्मी में एक सोर्स के पता करते हैं और कहते हैं कि ये आर्मी के जवान, अगर ये अग्निवीर के जवान अगर चाइना बॉर्डर पर जाएंगे तो पीट के आ जाएंगे, ये सोर्स की बात जब आप बात करते हैं तो आप एक तरह से देश की गरिमा, देश का स्वाभिमान और आर्मी के स्वाभिमान पे चोट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे आपके सामने में क्या होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि मोदी के 400 पार के नारे के विरोध में आपका कौन सा नारा हो जो आप 180 का दावा करते हैं। ठीक, मैं ये सारी चीजें जरूर ईशान जी से पूछूंगा, लेकिन आज पहले मैं धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी बताइए, 400 पार का क्या है आधार? देखिए, देश विकास की जिस रफ्तार से चला नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में, हम चांद के दक्षिणी ध्रुव के पार सूरज से आंखें मिलाने को तैयार, और चुनाव में 400 पार,
ये नरेंद्र मोदी जैसे के नेतृत्व में कुछ भी संभव है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व है, जो उनके पास उनके जीवन का अनुभव और जिस तरह से उन्होंने देश का विकास और उन्नयन किया है, आप अगर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जनशक्ति, नरेंद्र मोदी के पास एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व, सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसारी अंतर्दृष्टि था, आत्महत्या आस्था, वो अमोघ आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, महान उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष राहुल जी कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, उन्हीं अवसरवादी, निष्कर्मकर्मी, परोपकारी, मिथ्यावादी, सुखोपवादी, पर हिम्मत और रुग्णचित वाले लोगों के पास ये सोच भी नहीं हो सकती है कि 400 पार कोई कैसे जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे कर्मवीर, सत्यवीर, धर्मवीर, सुरवीर को नापने के लिए विपक्ष के पास कोई पैमाना ही नहीं। नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी जब चुनावी चेतक पर महाराणा समान मोदी स्वयं सवार हो तो 400 पार कोई है ही नहीं। और हमने कब विपक्ष को कहा भाई आप एफर्ट करिए, आप जाइए 500 पार, लेकिन आपको पता है कि हम 40 भी नहीं जा सकते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन तृणमूल कांग्रेस से है, सपा से है। कांग्रेस तो जहां तक आई है, देखिए कांग्रेस पार्टी के पास जो सीटें हैं उसमें से 70% सीटें 3 राज्यों से हैं, पंजाब से, तमिलनाडु से और केरल से। केरल में राहुल गांधी जी वायनाड उनको बाय बाय करने की स्थिति में है, और वहां पूरे देश में कम्युनिस्ट उनके साथ है, और केरल में कम्युनिस्ट उनके पैजार है। और पंजाब में भी इस बार तो स्थिति है, पंजाब में उनकी मैक्सिमम सीटें आम आदमी पार्टी ने लौटती है, तो कांग्रेस अपनी सीटें वहां भी नहीं पहुंच पाएगी। तो दूसरे के बारे में कैसे लौटता। ईशान जी, एक तो सबसे पहली बात ये कि 400 पार पर क्या है आपका एतराज, और दूसरी बात ये कि क्या आपके पास वो जो 2004 की आप बात कह रहे हैं कि उस समय इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था, तो कहने का मतलब क्या आपके पास एंटी इनकम्बेंसी का ही सहारा है या आपके भी कुछ अपने बड़े मुद्दे हैं? लाल जी देखिए, मैंने अपने भाई धनंजय गिरि जी को भी सुना, उन्होंने जिस तरह से अभी पूरा महिमा मंडन किया प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने पिछले 10 साल की कोई भी बात नहीं गिनवाई अभी तक। 10 साल पहले जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आने से पहले जो वादे किए थे और 2024 में आज क्या स्थिति है देश की, उस पर ये चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप 400 पार की बात करते हैं तो 400 पार का कोई आधार होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल निराधार पार्टी है। इनकी जो राजनीति रही है पिछले 10 सालों में, वो भय, विभाजन, नफरत और अराजकता की राजनीति रही है। इन्हें प्रेम, सौहार्द और अगर गरीबों की बात की जाए तो इन्हें बड़ी मिर्ची रंगने लगती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अब देखिए पिछले 10 साल में क्या क्या वादे थे। 10 साल में वादे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 करोड़ नौकरियां आज तक देश में नहीं दे पाई है, शायद 1 करोड़ नौकरियां भी पूरी नहीं दे पाई है लोग। ये युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को ये अग्निपथ जैसी योजना देते हैं जिसके तहत 75% युवा जो 22 से 25 साल की उम्र में वो रिटायर होकर देश घर में वापस बैठ जाएगा, और ये 73 साल के बुढ़ाऊ आदमी 400 पार की बात करते हैं। 73 साल के, अच्छा आपने क्या बोला 73 साल के? मैं ऑब्जेक्शन, बहुत गलत बात है। आपने क्या बोला 73 साल के बुढ़ऊ आदमी? हाँ, मैं खुद टोक रहा हूँ, मैं खुद टोक रहा हूँ धनंजय जी, मैं खुद टोक रहा हूँ। 73 साल के मुझे सबसे घोर आपत्ति है, मैंने खुद टोका है, मैंने खुद टोका है धनंजय जी। जरा ईशान जी से स्पष्टीकरण ले लेता है। ईशान जी, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ईशान जी क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम के लिए? मैं ये शब्द के अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल कर दूंगा। 73 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, तीसरी बार नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति वगैरह ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति ठीक है ईशान जी, तीसरी बार सरकार, ईशान जी बुजुर्ग व्यक्ति तक ठीक है। 22 साल का युवा घर में जाके बैठेगा अग्निपथ योजना में, बताइए, जवाब दीजिए इस पे। बुजुर्ग व्यक्ति शब्द फिर भी ठीक है। पूरी टीम प्रेजेंटेड है, राहुल गांधी प्रेजेंटेड नहीं है, उनके पूरे प्रेजेंटेड टीम से मुबारक की आपने। और महिलाओं की बात करते थे, पूरी कांग्रेस पार्टी करप्शन के प्रयास नहीं, वो जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ईशान जी अमर्यादित शब्द है, अमर्यादित शब्द है। पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पीएम के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। प्रधानमंत्री है, अगर ये कांग्रेस के कल्चर के वल्चर के तरीके एकदम तमाशा है। रुकिए, बिल्कुल इस बात और इस इनको माफी मांगने की साथ ठीक है। गलत बात, गंदी बात, 10 साल में जो व्यक्ति झूठ बोलता आया हो,
वादे खिलाफी की जिसने लगातार आप जितना एक मिनट, मैं आ रहा हूं विनोद जी, आ रहा हूं आपके पास। प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बातें करते हैं महिलाओं के लिए, तब तो कुछ नहीं होता। नहीं, फिर भी मैं ये कहूंगा कि शालीन शब्दों का सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। मैं लौटूंगा, आप लोगों के पास लौटूंगा, सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चलते। सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की 12 सिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं, बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तराशा है, और आपने देखा है मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं। जब इतना सारा काम हुआ तो लोग कहते हैं मोदी जी आप उसको ट्रेलर क्यों कहते हैं, इतना सारा कर लिया। अब मैं गांव की भाषा में अगर समझाना है तो मैं यही कहता हूं कि आपने देखा होगा गांव में दिवाली के दिनों में बड़ा रॉकेट छोड़ना है, बहुत ऊंचे जाने वाला रॉकेट छोड़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वो फुलझड़ी होती है ना, उसको जलाते हैं, फिर दूर से फुलझड़ी से उस रॉकेट को अग्नि देते हैं और फिर रॉकेट उड़ता है। होता है ना ऐसा होता है ना। अब फुलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जा रहा है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है, और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार
वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी वंचित रखा था। आज बीजेपी सरकार एमपी में 5.5 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहा है। ये राशन पाने वाले बहुत बड़ी संख्या में इसी वंचित समाज से आते हैं। एमपी के 44 लाख गरीब और वंचित लोगों को तब तक पक्का घर नहीं मिला जब तक मोदी ने संकल्प नहीं लिया। एक समय था जब मध्य प्रदेश में केवल 10% घरों में पाइप से पानी पहुंचता था। अधिकांश आदिवासी इलाकों में पानी की सप्लाई की सुविधा तक नहीं थी। हमने इतने कम समय में एमपी के करीब 70 लाख घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी है। आज एमपी के 80 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां का किसान जो चिन्नौर चावल उगाता है और जो मुझे भी बैट भी दिया गया, उसे अब पूरे देश में पहचान मिली है। यही नहीं, कांग्रेस ने हमारे आदिवासी भाई बहनों को जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से भी वंचित रखा था। आज 1 करोड़ से ज्यादा जनजातीय समाज के लोग पेशा कानून का लाभ ले रहे हैं। लाखों आदिवासी भाई बहनों को वन अधिकार का पट्टा भी भाजपा सरकार ने ही दिया है। मध्य प्रदेश में के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और खासतौर पर जो वहां की समस्याएं हैं और वहां के जो मुद्दे हैं उस पर क्या कुछ है और क्या केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार तक किस तरह से कदम उठा रही है, उसके बारे में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब चर्चा को जारी रखेंगे कि एनडीए के 400 पार का क्या आधार है और विपक्ष का क्या सवाल है। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था, पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबिल ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि हम प्रधानमंत्री की रैली के सीधे प्रसारण पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं, ईशान त्यागी जी हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हैं। ईशान जी, आप बिल्कुल आपने उंगली उठाई है, मैं आपके पास आऊंगा जरूर। एक बार पहले जरा विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, अभी आपने जैसे देखा दोनों प्रवक्ताओं ने बात रखी, हालांकि हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि मर्यादित रह करके आप तमाम बातें कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ईशान त्यागी जी ने जो बातें कही उसको लेकर ये लग रहा है कि भाई लगता है कुछ गुस्सा ज्यादा है। देखिए, ये हताशा है और मैं ईशान जी को, एक हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, जब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे मैं सुन रहा था जी,
तो कम से कम इस बात के लिए तो देखें कि उनके जितने टॉप लीडर हैं वो इस तरह के अभद्र भाषा के प्रयोग कई बार कर चुके हैं और कई बार उसकी सफाई देते देते उसको कई बार ये बताते रहे कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अगर आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले, अगर आप एक शब्द उनके लिए बोलते हैं अशब्द और उस शब्द का रिएक्शन जब आप लेते हैं तब आपको लगता है कि हमसे कोई भूल हुई है, तो ईशान जी मैं तो अनुरोध करूंगा कि कम से कम मंच पे मेरा भी यही आए और उस पे कम से कम शब्दों का मर्यादा तो जरूर रखनी चाहिए। आपके पास तर्क हो, आप उस तर्क को दीजिए। आप अखिलेश यादव के लिए आऊंगा आपके पास। आप अगर तर्क इस तरह से देंगे कि आप मुख्तार अंसारी के बारे में अखिलेश कह रहे थे कि जेलों में उनको जहर दे के मौत हुई है इसलिए कि रसिया में जेलों में वहां पे अपोजिशन के लीडर को जहर दे दी गई थी। आप कह रहे थे इस तरह की कनाडा से लेके अमेरिका तक आप चले गए। ये क्यों लॉजिक ढूंढ रहे हैं? इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपको इस इलेक्शन में जो पूरी दुनिया की नजर है भारतीय लोकतंत्र पे, आप जब भी कभी मुद्दे से हटके आते हैं तो आप सीधे 400 पार में ईवीएम को लाते हैं। आप फिर ये इस तरह के अनर्गल बयान पे आते हैं जो बाद में फिर आप इस पे सफाई देते हुए दिखते हैं। मेरा दूसरा मानना है इस चीज को कि ये मुद्दा गंभीर है। हम आपके भी बात को रखते हैं कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि 100 से 80 से ज्यादा बीजेपी नहीं जा पाएगी, ठीक है, इसको आप मजबूती से रखिए ना कि आपके पास में इसे कौन सा आधार है कि बीजेपी 180 से आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन जब धनंजय गिरी गिनाते हैं अपने लिस्ट को 400 पार, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने काम से अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे उतना भरोसा है। अभी लाल जी एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पहला जो लोगों का चॉइस होता है वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है कि वो तय करता है इस बात से कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो ये इंडिया गठबंधन के 6 महीने में अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, चेहरा कौन है। खुद कांग्रेस भी नहीं बता रही है कि राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री के दावेदार है। तो आप कैसे यकीन करेंगे कि इस बात को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट में कांग्रेस ने एक बड़ा विकल्प दिया है? ठीक है, ये सवाल ईशान जी आप उंगली उठा रहे थे तो सबसे पहले आप ही के पास मैं चलता हूं, फिर धनंजय जी के पास आऊंगा। एक तो सबसे पहली बात, विनोद जी के साथ साथ मैं भी अनुरोध करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बिल्कुल मर्यादित रहें। आधा 2 सेकंड ले। अच्छा 2 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर ईशान जी के पास। ठीक है, मैं ईशान भाई हैं, उनको समझा रहा हूं कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या उम्र है? 80 प्लस है। तो हम लोगों का काम है, हम लोग अपने बुजुर्गों के अपने सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सम्मान करें। ठीक आप ईशान जी मर्यादा बनाए। ठीक धनंजय जी आता हूँ। लाल जी मेरा जो अर्थ था मेरी बात कहने का वो ये था, अर्थ के साथ साथ शब्द भी मर्यादित रहे। जो मैसेज देश में जाएगा वो ये जाएगा कि एक 73 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो झूठ बोल के पिछले 10 साल से अपने लिए तीसरा टर्म मांग रहा है और अग्निपथ योजना में एक युवा 20 साल का 22 साल का वो रिटायर होकर 4 साल बाद घर बैठ जाएगा, तो बड़ा पीड़ादायक है। ठीक है, आप मुद्दे को जरूर उठाइए। तो अब सुनिए 400 पार को क्या आधार मैं कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी और अभी आपके मिश्रा जी ने भी बोला कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल, नीति आयोग ने भी बोला है। सुन लीजिए 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, तो क्यों आज नौबत आनी पड़ी है? आज प्रधानमंत्री जी ने बोला मध्य प्रदेश में कि मैंने 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है। और कब आया था फूड सिक्योरिटी बिल? कब आई थी ईशान जी? ईशान जी हमारे समय पे आई थी। हाँ, अगर आप 90 करोड़ लोगों के लिए, 90 करोड़ लोगों के लिए। अरे लाल जी पूरी बात सुन लीजिए, ठीक, धनंजय गिरी जी को भी करने दीजिए। उनका अपना मत करिए सारा काम उनके। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, कि जब फैक्चुअल जो बातें हैं वो आनी चाहिए कि फ्री में अगर 80 करोड़ लोगों को ये नौबत आ गई है कि फ्री में राशन की लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है देश के लिए। ठीक है, आपने धनंजय जी से जवाब मांगा है ना कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। ये नोटबंदी लेकर आए और इन्होंने एमएसएमई धनंजय जी आप ही जवाब दीजिए भाई। तोड़ने का काम किया। ये 10 साल में सुन लीजिए, 10 साल के बाद सुन लीजिए। ठीक है, 2 करोड़ डॉक्टरों को लेकर आए थे। अभी ईशान जी कंप्लीट कर लें, ईशान जी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। की बात की थी, महंगाई की बात करी थी। देख लीजिए, दूध, दही, घी, मक्खन, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। ठीक है, आप इनकी नाकामियों को बिल्कुल गिनाइए, आपका हक बनता है, गिनाइए कि देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। ईशान जी
आपके सवालों का जवाब अब धनंजय जी से मैं ले लेता हूं, फिर आपके पास धनंजय जी पूरे 10 साल का हिसाब लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सारे सवाल ट्रांसफर कर रहा हूं। धनंजय जी बोलिए। और अंत में अच्छा 2 मिनट और, मैं एक मिनट 20 सेकंड और लूंगा। अच्छा 20 सेकंड ले लीजिए। जो प्रधानमंत्री जी जिस फुलझड़ी की बात करते हैं ना, हाँ, तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी बिल्कुल फुस फुलझड़ी हैं। उनकी सरकार बिल्कुल फुस फुलझड़ी है। अब उनको फुस फुलझड़ी दिवाली पे निकल जाती है। अब उनको धनंजय जी जवाब। साल में एक फुस फुलझड़ी निकल। ठीक धनंजय जी जवाब। लालचंद जी, जब हम सरकार में आए थे, भारत सरकार में, तो 2013 में भारत का बजट होता था 16,65,297 रुपए। 2023 में भारत को ऋण भी बता दीजिएगा कि ऋण कितना बढ़ गया 2 लाख 14 से। बदतमीजी है भाई, एक एक करके अपनी बातें रखिए। छोड़ के गए थे और आज एक एक करके बात, एक एक करके रखिए अपनी बात, एक एक करके। ईशान जी आप धनंजय जी को सुन लीजिए, धनंजय जी का जवाब आप सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप। हाँ इस पे काउंटर ये है कि ठीक है, धनंजय जी को रख लेने दीजिए, उसके बाद पूरा काउंटर दीजिएगा, पूरा काउंटर दीजिएगा। ईशान जी पहले धनंजय जी को आप रख ले दीजिए, धनंजय जी को जवाब दे दीजिए, फिर पूरा काउंटर दीजिएगा। धनंजय जी जवाब दीजिए। लालचंद जी मैं बहुत ध्यान से सुना। हाँ ठीक है, आप क्या बदतमीजी। ठीक आप सुनिए, आप रखिए, ये भी सुनेंगे। ठीक है, रखिए धनंजय जी। 2013 में भारत सरकार का बजट था 16,65,297 करोड़। 2023 में भारत सरकार का बजट है 45,03,097 करोड़, लगभग 3 गुना। एसबीआई का मुनाफा था 13,000 करोड़, जो मुनाफा 50,000 करोड़ 2023 में आया। 2013 में बैंक खाता धारकों की संख्या थी 40 करोड़, 2023 में 225 करोड़ है। बैंक के ब्रांचेस थे 1,80,000 आज बैंक के ब्रांचेज है। इस तरह से आधारभूत संरचनाओं को जिस तरह से विकसित किया गया, 400 में भारत ट्रेन का निर्माण किया गया। हाईवे 23 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है। 99% ग्रामीण सड़कें शहरों से जुड़ गई है। ठीक है, आप भी ये सब चीज गिनाइए जनता के बीच जाकर। 91 हुआ। हाँ 5 से 27 राज्यों में मेट्रो आ गई है। जी 4 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 320 यूनिवर्सिटियां बनी है। और यही विकास के पैमाने पर 11वीं अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। किसान क्रेडिट कार्ड 1.29 करोड़ था, जो 7.13 करोड़ हुआ। ठीक है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं चीजों को कर रहे हैं, इस विकास की गति को, विकास यात्रा के हमारे जो जनता सहयात्री बने उनको वोट जनता के विकास, इस विकास यात्रा को करने वाले और आप कांग्रेस छाप नहीं पाते हैं। राहुल गांधी की छाप नहीं बना हुआ है, और कांग्रेस करप्शन का प्रयास, और इस देश में कहीं नहीं नजर आएंगे आप। ठीक है, ठीक चलिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है दोनों तरफ। राजन जी, कांग्रेस कागज पे ही चलती है। इस तरह से कागज पे आप किसान को देख रहे हैं ना, इस कागज पे, ऐसा ही कांग्रेस कागज पे ही चलती है। देखिए 4 जून को पता चलेगा कौन कागज पर कौन धरती पर। ठीक है ना, 4 जून को सबको पता चल जाएगा। कागज रह जाएगी आने वाले समय स्थापित की कांग्रेस को, अगर हम बोल लीजिए ईशान जी जल्दी से, फिर मुझे खत्म भी करना है। ईशान जी बोलिए, ईशान जी का काउंटर ले लीजिए, फिर खत्म करना है। पीढ़ी है, ऐसी पीढ़ी है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान अब ईशान जी का काउंटर, ईशान जी का काउंटर। जो स्वभाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते होंगे बुढ़ाऊ। अब ऐसे ठीक है, उन्होंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। चलिए अब उसको छोड़िए, आप संस्कार की प्रकाश छोड़िए आप उसको। ईशान जी बोलिए। ईशान जी देखिए, धनंजय गिरि जी बेचारे इतने हताश हो गए हैं कि उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। पॉइंट रखिए अपना, क्योंकि मुझे फिर खत्म भी करना है, मुझे डिस्कशन खत्म भी करना है, इसलिए बोल रहा हूं। चलिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी, ईशान जी जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आज की कुछ और बड़ी खबरों की बात करेंगे। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ,
दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की, और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब आज की एक और बड़ी खबर पर कि आज किस तरह से धुआंधार रैलियां हो रही हैं। तो चुनावी कार्यक्रमों का सुपर मंगलवार, पीएम समेत कई बड़े नेताओं की रैलियों का रेला। आज चुनावी कार्यक्रमों का सुपर मंगलवार है, कई बड़े नेताओं की रैलियों का रेला है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। पीएम ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जनसभा को किया संबोधित और कांग्रेस और सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों पर और विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का पीएम ने आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस तो विदेशी धरती पर सताए गए सिखों को नागरिकता देने वाले कानून का भी विरोध कर रही है, यानी सीए की बात कर रहे थे पीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया। तो आज बिल्कुल जनसभाओं में प्रचार का जोर है। प्रधानमंत्री का अभी मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा उनकी चल रही है और शाम को चेन्नई में भी रोड शो होने वाला है। तो अमित शाह का उधर आज असम के डिब्रूगढ़ में रोड शो है और लखीमपुर में मेगा रैली केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी समेत कई नेताओं की अनेक जनसभाएं। तो धुआंधार प्रचार चल रहा है, खासतौर पर पहले चरण के लिए। इस बीच चुनाव नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बीआरएस ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत कर डाली है। और यह मामला क्या है? मामला यह है कि जब बीआरएस की सरकार थी तो उस दौरान फोन टैपिंग को लेकर के चंद्रशेखर राव पर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। इसी के खिलाफ बीआरएस ने शिकायत लगाई है। और इधर राजधानी दिल्ली में मंदिर मार्ग थाना परिसर में तृणमूल कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग क्या है? तेजस्वी यादव मांग उनकी है कि सीबीआई, एनआईए और ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लगातार नफरत रही है। इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर लिए, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय राम रमेश ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए पीएम के इन आरोपों को खारिज किया। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। तो आगे देखेंगे, जुड़ेंगे अपने संवाददाता से। फिलहाल वक्त है अभी एक और ब्रेक का। हो गया?
हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ, दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। मुझे भी पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज है, और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। और जो बड़ी बात कही है हाई कोर्ट के जज ने, वो ये कही है कि ये जो याचिका डाली गई है, ये जमानत के लिए याचिका नहीं डाली गई है, ये गिरफ्तारी को चुनौती दी है, इसमें जमानत के लिए याचिका नहीं डाली गई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की कि, और साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बार बार इसमें चुनावी बॉन्ड को जोड़ दिया जाता है, लेकिन चुनावी बॉन्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हाईकोर्ट के एक जज कह रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। बड़ी खबर, अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे केजरीवाल। निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है जज ने, अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे अरविंद केजरीवाल। निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक तौर पर भी शामिल थे अरविंद केजरीवाल इस पूरी साजिश में, पूरे मामले में। तो यह बड़ी बात दिल्ली हाईकोर्ट के जज फैसला सुनाते हुए कह रहे हैं, और इस समय वो फैसला सुना ही रहे हैं। जिस दौरान ये बड़ी बातें आई हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका नहीं दी है, बल्कि गिरफ्तारी को ही चुनौती दी है। और साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे अरविंद केजरीवाल, निजी तौर पर और आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। तो जो बात ईडी कह रही है अपने आरोप में, उसकी पुष्टि कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ईडी की बातों की पुष्टि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी फैसला सुना ही रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ तौर पर है कि जो ईडी ने केस बनाया है, उसको कहीं ना कहीं हाईकोर्ट सही मान रहा है। और साथ ही बार बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर भी और आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट के बाहर भी बार बार चुनावी बॉन्ड को इससे जोड़ रहे थे। तो हाईकोर्ट के जज ने कहा कि इसका चुनावी बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। जो शराब घोटाला है वो अलग है, चुनावी बॉन्ड अलग है।
तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का जो नैरेटिव था उसको तगड़ा झटका लगा है और कानून की कसौटी में वो नैरेटिव ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश की इस मामले में, क्योंकि हाईकोर्ट के जज के सामने ईडी ने ऐसे सबूत रखे हैं जिसके आधार पर हाईकोर्ट ये बात कह रहा है। तो दिल्ली हाईकोर्ट अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल है। यह अप्रूवर के बयान के ऊपर सवाल उठाया था आम आदमी पार्टी ने, याचिकाकर्ता ने। तो साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट यह कह रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल गहरी साजिश में बिल्कुल निजी तौर पर और पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए यह बड़ी मुश्किल, बड़ा कानूनी झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है और आम आदमी पार्टी के लोग यही तो कर रहे थे बार बार। आज जब कानून की कसौटी पर तथ्यों को तौला जा रहा है तो दिल्ली हाईकोर्ट और उसके जज ये कह रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल भी निजी तौर पर शामिल थे इस साजिश में, शराब घोटाला की पूरी साजिश में। और साथ ही उन्होंने कहा है कि यह याचिका जमानत के लिए तो है ही नहीं, आप तो गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे थे। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ नजर आ रहे हैं। मुकेश, आप तक आवाज हमारी जा रही हो तो जरा बताएं कि क्या कुछ अभी भी फैसला सुनाया जा रहा है और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं कि भाई आप तो इसमें शामिल थे निजी तौर पर भी और पार्टी के संयोजक के तौर पर भी, गहरी साजिश में आप शामिल थे अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल लालचंदी, ईडी जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि वो अंधेरे में कोई भी तीर नहीं चलाती है, उनके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं। इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर के केजरीवाल ने सवाल उठाया, याचिका डाली कि भाई उनकी जो गिरफ्तारी असंवैधानिक है। ईडी पूछ रही है कि अगर आपने घोटाला नहीं किया तो इसमें आपका नाम कैसे आया, और दूसरा आपने गोवा चुनाव में जो 4500 करोड़ खर्च किए वो पैसे कहां से आए। फिर आप अप्रूवर को लेकर के बयान दे रहे हैं जो कि 100 साल पुराना कानून है, आप उनकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। तो साफ तौर पर जो केजरीवाल के लिए यहाँ पर लाइफलाइन है वो नैरो होती दिखाई दे रही है, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है। ईडी साफ तौर पर यहाँ पे कह रही है कि उन्होंने पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी उनके खिलाफ चेन है उसको पकड़ के रखा हुआ है। परत वो खुली जाएगी, लेकिन अभी टाइम चाहिए। अभी केजरीवाल फिलहाल मेरे को लगता नहीं है कि आज के जो जस्टिस शर्मा का ऑर्डर जो पढ़ा जा रहा है उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती दिखाई दे रही है। एक बात और जो कोर्ट की तरफ से सामने आ रही है, जज की तरफ से, वो ये कि भाई आपने जमानत के लिए तो याचिका दी ही नहीं है, आपने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनवाई के दौरान कोर्ट जो है वो जमानत वाले एंगल पर विचार ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल लालचंदी, कोर्ट तो कह रहा है कि आपने तो गिरफ्तारी को लेकर के यहाँ पर चुनौती दी है। आप कह रहे हैं कि आपको 9 सम्मन के बाद 10वें सम्मन पे सीधे अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं वो तो उनका पहला सम्मन था क्योंकि उन्होंने उसको पहली बार रिसीव किया था। तो ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जो है असंवैधानिक है और उनको तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, यानी वो बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, वो सीधे रिलीज हो जाने चाहिए क्योंकि इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी साफ तौर पर कह रही है कि भाई आपके खिलाफ सबूत है, विजय नायर से आपका क्या रिश्ता है, आप इसको कैसे आगे देख करके लाते हैं, के कविता के साथ आपका क्या है, क्योंकि साउथ लॉबी इसमें पूरी एक्टिव थी। आप देखिए के कविता की भी जो बेल थी और उनकी न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई, उनको भी रिलीफ नहीं मिला, केजरीवाल को भी रिलीफ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे पर्दा उठना बाकी है। केजरीवाल ने ये पैसा कहां से लिया और कौन कौन इस लोग में शामिल थे, ये पैसा कैसे मूव किया गया जिसकी बात हो रही है, मनी ट्रेल की बात हो रही है, इसके साथ साथ कौन लोग हैं, विजय नायर को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। साथ ही साथ इन सब लोगों को एक साथ भी बिठा करके इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, मौका आया तो ईडी वहां पर भी सामने सामने इनको बिठा करके पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन आज जो अभी तक का ऑर्डर पढ़ा जा रहा है जिसमें ये अप्रूवर के लेकर के यहाँ पर कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी जो इनके वकील है वो यहाँ पर स्ट्रांगली इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं हमारी जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, हमारे जो क्लाइंट को यहाँ पर रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो फिलहाल की स्थिति है जो यहाँ पर हाईकोर्ट के बाद लालचंद जी और जिस तरह से ये ऑर्डर आ रहा है, मुझे लगता नहीं है कि इसके आधार पर अभी बहुत बड़ी उनके लिए यहाँ पर सिल्वर लाइन होगी, उम्मीद की कोई किरण होगी। अभी मेरे को जो इस आदेश इस समय जो चल रहा है, क्योंकि कोर्ट ने के मुताबिक
कभी मामले पर फैसला देते हैं राजनीतिक विषय कोर्ट की जी। तो आप इस तरह से इसको राजनीतिक पटल पे ना ला करके रखें, इसको राजनीतिक जो है चोला ना पहनाएं। आपको जो आपके खिलाफ जो सबूत है उस पर जब वो बात करेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और तमाम चीजों से पर्दा उठना बाकी है, तो केजरीवाल को यहां से तो राहत अभी मिलती दिखाई नहीं दे रही। बने रहिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए। विनोद जी, जिस तरह से कि लगातार कोर्ट का हालांकि भी फैसला पढ़ा ही जा रहा है विनोद जी, लेकिन जिस तरह से कि बातें आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो भी तर्क गढ़े थे कि भाई कैसे जांच करेगा वो हम तय करेंगे, वहां पर जो है अप्रूवर के बयान को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे वो ये तय करेंगे। अभी जो एक एक करके, हालांकि फैसला अभी आ ही रहा है, लेकिन लग यही रहा है कि एक एक बातें जो कोर्ट से निकल आ रही है ना, वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका देती जा रही है, उनके नैरेटिव को। लाल जी, ये एक आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका ने एक तरह से एक आईना दिखा है तमाम राजनीतिक दलों के साथ में केजरीवाल को भी, कि जब कभी भी आप पे आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, तो आप जिस तरह से एक दाया बायां लेते हैं और आप नैरेटिव बनाते हुए जनता के बीच में जाते हैं, ये इसका एक जवाब हम लोगों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के हाईकोर्ट में जो केजरीवाल का एप्लीकेशन है कोई जमानत का नहीं है, उन्होंने गिरफ्तारी की ही चैलेंज की थी और जो चैलेंज का बेस बनाया था वो सारे कानूनी प्रक्रियाएं और जांच एजेंसियों के जो अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन है उस सब को क्लेम किया था। इट मींस कि केजरीवाल ये साबित करना चाह रहे थे कि वो एक तरह से ईडी की जो जांच है वो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है उनके अगेंस्ट में, और ये चीज वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके ऊपर में कोई चार्ज बनता है और किसी तरह के चार्ज में वो किसी तरह के दोषी होंगे। तो साबित हाईकोर्ट को इस बात के लिए करना था कि जमानत का सिंपल एप्लीकेशन होता तो शायद एक दूसरा डिस्कशन होता कोर्ट में, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी की चैलेंज दी थी और गिरफ्तारी के चैलेंज देते हुए सबसे पहले उन्होंने अप्रूवर का मुद्दा उठाया। तो कोर्ट ने उनको ये बात एक तरह से तस्दीक दी है कि इस हिंदुस्तान के न्यायपालिका के इतिहास में 100 साल से जो अप्रूवर कानून के प्रक्रिया में है, तो क्या केजरीवाल उस प्रक्रिया को झटक देंगे? तो इस तरह की बात करें, जब आप नैरेटिव बनाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो सीधे सीधे उनका जवाब मिलता है कि इस जांच से उसका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, अब तो ये हाईकोर्ट भी कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है कि इस जांच से और इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल यह है कि आप जितना भी पॉलिटिकल स्लोगन बता रहे थे, इलेक्शन कैंपेन बता रहे थे कि केजरीवाल जेल में और जवाब वोट से, तो उसका जवाब आपको मिला है कि जब आप केजरीवाल जेल में कहते हैं तो आप एक तरह से न्यायपालिका, आपकी एजेंसी, आप सब पे कटघरे पे खड़ा करते हैं, आप सब पे सवाल उठाते हैं। तो आज कोर्ट ने कम से कम इसका जवाब दिया है कि न्यायपालिका की अपनी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को भी आप समझिए। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, जरा एक अपडेट मैं निशांत राय, हमारे संवाददाता जुड़े हुए निशांत राय से एक अपडेट लेता हूं। निशांत, इस समय तक की क्या अपडेट है, क्योंकि शायद अभी भी फैसला पढ़ा ही जा रहा है, बहुत सारी बातें तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी क्या फैसला पढ़ा जा रहा है? निशांत, फैसला नहीं था, इस गिरफ्तारी पर फैसला था। ये गिरफ्तारी, देखिए, बिल्कुल अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है और कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है कि हमारी जो जवाबदेही है संवैधानिक नैतिकता पर है, ना कि राजनीतिक नैतिकता पर। आप समझ सकते हैं कि कोर्ट की ये टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है उसमें चुनाव और तमाम मुद्दों को जोड़ा जा रहा था। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि वो संवैधानिक हिसाब से काम करेगा, ना कि राजनीतिक हिसाब से काम करेगा। इस समय मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पहले मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि अभी पार्टी दफ्तर के बाहर जो है वो सन्नाटा है। अरविंद केजरीवाल का पोस्टर देख सकते हैं कि जेल का जवाब वोट से कैंपेन आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है दिल्ली में, जहां पर आम लोगों के बीच जा रही है जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल, फिलहाल कुछ बाधा आ रही है संपर्क में। जी, तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय कि दिल्ली हाई कोर्ट में तमाम तरह की बातें आ रही हैं, और जो बातें निकल करके आ रही हैं फैसले से, उससे ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो बातें कही थीं, जिस आधार पर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, वो सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में कानूनी कसौटी पर ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं।
लोकसभा चुनाव का हवाला दिया था, तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव का भी हवाला देना ठीक नहीं है। विनोद जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विनोद जी से चर्चा करता हूं। विनोद जी, यह भी कहा कि भाई किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिल सकता, और आप लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं तो उससे आपको राहत नहीं मिल सकती। इसको भी बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने और यहां तक कि विपक्ष की पार्टियों ने भी बनाया था। निश्चित रूप से, और आप देखें कि रामलीला मैदान में जिस तरह से पूरे इंडिया गठबंधन के कम से कम 22-23 पॉलिटिकल पार्टी ने आके रैलियां की थी, और उस रैली में उनका एक ही मैसेज था, और वो एक तरह से केजरीवाल को एक तरह से इनोसेंट बताते हुए ये बता रहे थे कि जितनी भी कानूनी प्रक्रिया इनके खिलाफ हो रही है वो एक तरह की साजिश है। तो वो टाइमिंग की बात कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे कि पिछला 10 सम्मन केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को क्यों ठुकराया था। अगर पहले सम्मन के दिन अगर केजरीवाल अपनी स्थिति को स्पष्ट करते तो शायद ये 10वें सम्मन में उनकी गिरफ्तारी का कोई ऐसा मौका होता भी कि नहीं होता। लेकिन अगर उन्होंने एक तरह से, इसी तरह की हेमंत सोरेन को आप ले लीजिए, 10 सम्मन उन्होंने जो कानूनी प्रक्रिया में ईडी ने उनको बुलाया था और पूछताछ की बात करने की बात कही थी, तो लगातार 10 सम्मन वो भी लगातार इग्नोर करते रहे थे। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज संजय सिंह को आप देखिए कि जमानत मिली है, और जमानत मिलने के बाद रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उनको शर्त के साथ ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे दूं, उसके बाद पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि याचिका खारिज कर दी गई है। जो गिरफ्तारी को अदालत में केजरीवाल ने चुनौती दी थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह तगड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से। यह ब्रेकिंग न्यूज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी विनोद जी, जो हम बात कर रहे थे कि अंततः देखिए ये याचिका खारिज कर दी गई है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम से कम आप भारतीय न्याय व्यवस्था में आप ये देखिए कि इस बात को लेके कि कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया में कोई नैरेटिव नहीं होता, इसको आज दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। जो कानून है, देश का विधान है, न्यायपालिका है, ये एक स्वतंत्र इकाई है, और अपने स्वतंत्रता की, अपने जो न्यायपालिका की अपनी एक स्वाभाविक निष्ठा है उसका पालन करते हुए दिखती है। आप उसको नैरेटिव बनाएंगे तो जिस तरह से संजय सिंह की बात मैं कह रहा था कि रॉज एवेन्यू कोर्ट से उनको शर्त के साथ जमानत मिली थी, और जिसमें कहा गया था कि ईडी के इस कानूनी प्रक्रिया की चर्चा आप नहीं करेंगे पब्लिक में, आपको जमानत मिली है, ये जमानत कानूनी प्रक्रिया को किसी तरह से बाधा ना पहुंचाए। लेकिन संजय सिंह उसके बाद से आप देखिए कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ईडी पे सवाल उठाते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं, वो सारे चीज अप्रूवल पे सवाल उठाते हैं। तो जब आप ये सवाल उठाते हैं तो ये हक कम से कम ये देश की न्यायपालिका ने आपको नहीं दिया है कि आप अपने हिसाब से कानून की इस प्रक्रिया को धता बताए, या जब कभी फैसला आपके पक्ष में आए तो आप उसको कहे कि ये न्यायपालिका भगवान है। ये माई वे और द हाईवे जो है इसको कम से कम बंद करना होगा, ये कम से कम आज हाईकोर्ट ने बता दिया है। बिल्कुल, लोकतंत्र है, यहाँ पर संस्थाएं हैं, अदालतें हैं, इसमें माई वे तो बिल्कुल नहीं चल सकता। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं, मुकेश शुक्ल। ये जो लगता है कि क्या अंतिम तौर पर यह फैसला आ चुका है क्या, क्योंकि यह खबर आ रही है कि याचिका खारिज कर दी गई है? बिल्कुल लालचंद जी, ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि याचिका अरविंद केजरीवाल की रद्द कर दी गई है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, जब ऑर्डर पढ़ा जा रहा था तो उस ऑर्डर के पढ़ने से ही ये समझ में आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ एक बड़ा झटका लगने वाला है। यानी अभी उन्हें कुछ और दिन केजरीवाल को जो है वो तिहाड़ में बिताने पड़ेंगे। और साफ साफ कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां कैसे जांच कर रही है ये आरोपी तय नहीं करेगा, जांच एजेंसी तय करेगी कि उसको किस रूप में और किस तरह से जांच करनी है। तो आप उनके सवाल नहीं खड़ा कर सकते। साथ ही साथ आपने जिस तरह से बताया, केजरीवाल ने यह अपील करी कि भाई उनकी जो गिरफ्तारी असंवैधानिक है, यानी उन्हें तुरंत ही रिहा कर देना चाहिए, उनको कोई नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ईडी ने बार बार कहा कि उनको पहला नोटिस नहीं दिया गया। 9 बार वो उनके दरवाजे तक गए, उन्होंने नोटिस रिसीव नहीं किया। 10वीं बार जब उन्होंने नोटिस रिसीव किया, उसके बाद वहां पर भी 2.5 से 3 घंटे पूछताछ उनके घर पे की गई। जब उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू किया तब ईडी ने उनको हिरासत में लिया। आपके पास विकास सारथी हमारे संवाददाता उनको ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। मुकेश आपके पास लौटता हूं, हमारे संवाददाता विकास सारथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ इस समय तक की डिटेल है और क्या बिल्कुल अंतिम तौर पर फैसला आ चुका है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से? बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर और इस फैसले को पूरा पढ़ा जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने, जो मुख्य बिंदु थे और जो दलीलें दी गई थी आरोपी की तरफ से, यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन सबका एक तरीके से जवाब था। यानी सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई है, इसीलिए इलीगल नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है पंकज बंसल का, उसमें जो गाइडलाइंस दी है
बल्कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो पूरा पंकज बंसल वाला मामला था क्या, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी सही ठहराया गया? बिल्कुल, उसमें आपको कारण बताने होते हैं लिखित में कि आखिर गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। पहले ये होता था कि लोग ये कहते थे कि ईडी ने उनको रीजन बताया बिना अरेस्ट कर रखा है। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आखिर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि ये जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का जो बार बार हवाला दिया जा रहा है, कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक विषय है। कोर्ट में आप कानून पर बात कीजिए, प्रोसीजर पर बात कीजिए। पॉलिटिकल मोरालिटी एक अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अलग। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन के ये फैसला दिया है। और इसके अलावा एक बात और कोर्ट ने यहाँ पर कही कि जो ईडी ने उनके पास रिकॉर्ड दिया था उसको कोर्ट ने पढ़ा है। और खास बात यह है कि इसमें गोवा के एक आम आदमी पार्टी के जो खुद उम्मीदवार थे उसका भी जिक्र है फैसले में। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हमने जांच को प्रभावित ना हो इसीलिए नामों को स्ट्राइक आउट कर दिया, यानी ईडी ने जो दस्तावेज दिए थे उन लोगों के नाम नहीं लिखे गए हैं फैसले में। लेकिन ये बात साफ है कि एक आम आदमी पार्टी का खुद का उम्मीदवार गोवा का जो है वो भी ईडी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसका जिक्र फैसले में किया गया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल एलिगेशंस, तो इसमें टाइमिंग को लेकर के भी बहुत ज्यादा सवाल केजरीवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको चुनाव की तारीखें घोषित होने से बहुत पहले से ईडी लगातार उनसे जांच में सहयोग करने की का आग्रह कर रही थी, बार-बार समन भेज रही थी। उनकी गिरफ्तारी तब हुई है, उसके बाद तारीखों वगैरह की घोषणा जैसे हुई है तब उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रक्रिया बहुत पहले से चालू थी। इसीलिए इसको पॉलिटिकली मैलाफाइड कहना कि पॉलिटिकल है, मैलाफाइड एक्ट है ईडी का, ये गलत है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अप्रूवर्स को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसमें कोर्ट ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज किए गए हैं तो आप अप्रूवर को लेकर के अगर संदेह जता रहे हैं तो आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर भी सवाल उठा। ठीक। अब मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता डीके दुबे जी भी जुड़ चुके हैं, उनको शामिल करते हैं इस चर्चा में। डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब इस तरह का झटका, ये तगड़ा झटका लगा है, आप अगर देखें तो तमाम तरह के तर्क जो केजरीवाल जी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा दिए जा रहे थे वो सब खारिज कर दिए गए हैं। आगे क्या रास्ता है, क्या कानूनी प्रक्रिया है आगे, डीके दुबे जी? देखिए, ऐसा है, इस मामले में अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेंगे कि भाई ये ग्राउंड है। लेकिन अभी by the court, not by the ED. The court makes an approval and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this audit? Not one statement. Raju sir, please. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ideas and the WhatsApp chat played a very crucial role in this audit? There is voluminous evidence of various persons, so you cannot say that one statement has made a difference. Sir, that will be a very benchmark thing for all the petition which has gone on its way, where the court has made it very clear that no difference between the dominant individual and big political celebrities. चलो जाने दो, मुझे जाने तो दो। There you have Pranesh. निकलने दो। तो शायद ईडी के वकील थे जिनसे बातचीत करने की मीडिया कोशिश कर रही थी और उन्होंने बात रखी कि क्या कुछ वहां पर हुआ। तो डीके दुबे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में बात रुक गई थी। तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि किन आधारों पर अरविंद केजरीवाल की सारी मांगें खारिज कर दी गई याचिकाकर्ता की, और आगे क्या रास्ता है? देखिए, एक बात वो कहते हैं कि टाइमिंग, तो टाइमिंग कोई केस आज का नहीं है, केस तो लंबे समय से चल रहा है। और उस मामले में पहले से मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अभी बाहर आए हुए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि साहब आपने चुनाव की वजह से ऐसा किया। और दूसरी बात ये है कि आपको तो लंबे समय से एजेंसी बुला रही है, आप जा नहीं रहे थे, ये आपका फॉल्ट है, ये ईडी का फॉल्ट नहीं। तो इस बात को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता कि साहब ये चुनाव की वजह से उठा लिया। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये लेकर गए थे वो ये था कि अप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर आप ऐसा कर रहे हैं। तो इसको समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी किसी का भी एविडेंस लेती है, किसी का स्टेटमेंट लेती है, वो तब तक उसका अपना स्टेटमेंट रहता है जब तक वो न्यायालय में नहीं गया। और अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के अंदर स्टेटमेंट दे देता है तो अब वो गवाह न्यायालय का है, वो ईडी का गवाह नहीं है, ईडी की कॉपी नहीं है, वो ईडी का स्टेटमेंट नहीं है, वो अब
164 का बयान का मतलब हो जाता है कि न्यायालय के सामने उसने प्रीमा फेसाई बयान दे दिया है और एग्जामिनेशन इन चीफ हो चुका है। एग्जामिनेशन इन चीफ जिसका हो चुका हो, जब एग्जामिनेशन इन चीफ होता है तब भी क्वेश्चन आंसर होते हैं और वो क्वेश्चन आंसर न्यायालय करता है, मतलब जो कोर्ट के सामने बयान होता है वो पूछता है तमाम तरह के क्वेश्चंस और जब वो सेटिस्फाई होता है तभी वो बयान होता है। उसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप न्यायालय के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे ये स्टेटमेंट देना चाहता है, तो न्यायालय पहले कंफर्म करता है कि ये इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये तसल्ली से दे रहा, अपनी मर्जी से दे रहा, किसी दबाव में तो नहीं दे रहा, और न्यायालय उसमें लिखता है, उसको लिखने का प्रावधान है कि आपको लिखना पड़ेगा कि आपने ये बात की, इससे आपको सेटिस्फेक्शन हुआ कि मामला बिल्कुल करेक्ट है, इससे आपको सेटिस्फेक्शन हुआ कि गवाह बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद बयान रिकॉर्ड होता है। तो जब आप ये कहते हैं कि अप्रूवर का बयान, तो वो केवल अप्रूवर का बयान नहीं है, वो अब न्यायालय का बयान होगा, इसलिए ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनते। और दूसरी बात ये भी है कि मनीष सिसोदिया के मामले में हफ्ते भर बहस हुई है माननीय न्यायालय में, बिल्कुल कोर्ट में, और मामला तो वही है, किंग पिन ढूंढ रहे थे, वो किंग पिन सामने आ गए हैं, बस इतनी सी बात है कि किंग पिन है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मुकेश अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं मुकेश से जुड़ने की कोशिश करता हूं क्योंकि इस समय वहां पर जैसा कि हम देख रहे थे कि वहां पर वकीलों से बात करने की कोशिश कर रहे थे मीडिया के लोग। मुकेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? जी बिल्कुल लालचंद जी। हाँ, क्या चीज, कोई वकील ने बाहर निकल करके कुछ अपडेट दिया, कुछ बड़ी बातें बताई हैं क्या? हाँ, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी वो अपनी याचिका में लेकर के आए थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रही है। जस्टिस शर्मा ने जिस तरह से ऑर्डर पढ़े, उन्होंने बताया कि इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए क्योंकि पॉलिटिकली डिफरेंट इशू है। आपका ऑलरेडी एक स्कैम में नाम है और ईडी के पास उसके सवाल, उसके सबूत हैं और प्रॉपर वो जांच कर रही है। जैसा विकास ने बताया कि गोवा का एक जो इनका खुद का वो था, लीडर था, जिसने बोला कि भाई ऑलरेडी वहां पर इस तरह से पैसा यूज किया गया और ये पैसा केजरीवाल द्वारा भेजा गया। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा। किंगपिन को ढूंढ रही थी, केजरीवाल पर जब शिकंजा कसा तो केजरीवाल की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी। उनसे बोला गया कि भाई आप अपना यहां पर इस्तीफा दे दीजिए नायक, उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो एडामेंट है अपनी चीजों को, वो पहले से इसी तरह से ट्रीट करते थे। उनके बड़े बड़े लीडर ऑलरेडी उनके साथ हैं, उनकी जिन्होंने नहीं सुनी उन्होंने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रशांत भूषण को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो उनके शुरू में ही जब वो अन्ना हजारे को यूज करके यहां तक पहुंचे थे। तमाम बड़े लीडर्स जो उनके साथ थे, साजिया एलवी थी, इन सबको उन्होंने धीरे धीरे दरकिनार कर दिया क्योंकि उनको पता था ये उनकी नहीं सुनने वाले। जो सुनने वाले थे आज वो पार्टी में बने हुए, उसमें से बड़े बड़े लीडर हैं वो सीधे जेल में चले गए। कृष्ण गहलोत को जब उन्होंने बुलाया तो वो सीधे चले गए ईडी के पास, उन्होंने बोला जांच में पूरा सहयोग देंगे। तो आप क्यों नहीं गए? ईडी ने बार बार ये कहा कि जब हम आपके पास आ रहे थे ना तो आप सम्मान ले रहे थे, कभी आपने बोला कि वो बीमार है, कभी वो शहर से बाहर है, कभी विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, कभी कुछ इस तरह के एक्सक्यूजेज देखे वो बचते रहे। लेकिन आज जो उनके लिए यहाँ पर स्कोप था, मैंने पहले बोला लालचंदी, उनके लिए यहाँ पर आज कोई सिल्वर लाइन नहीं लग रही थी क्योंकि जब ऑर्डर पढ़ा जा रहा था तो ये क्लियर हो रहा था कि वो कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट के आगे जो मजिस्ट्रेट के आगे बयान दर्ज हुए तो इट मींस कि वो कोर्ट के आगे जस्टिस के आगे बयान दर्ज किया। चीज को कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, ठीक है, कटघरे में खड़ा कर देंगे तो रिलीफ नहीं मिलेगा। और कोर्ट ने कहा कि जो भी जांच एजेंसी है उनको फुल फ्लैश अपनी जांच करने दी जाए, उसके बाद जो निकल करके आएगा कोर्ट उसके बाद उसका फैसला सुनाएगी। अभी उनकी जो याचिका वो रद्द कर दी गई। बिल्कुल, इसी आधार पर याचिका रद्द की गई, तमाम बातें रद्द की गई, तमाम तर्क रद्द किए गए। विनोद जी, ये बताइए कि जिस तरह विनोद जी कि तमाम पार्टियों का, विपक्षी पार्टियों का साथ मिला और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों ने वहां पर जिरह की और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का जब ये फैसला आता है तो जो कुछ हम पिछले दिनों पॉलिटिकली देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी, जो विपक्ष की पार्टियां, इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, वो एक कहीं ना कहीं मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। आज के अदालती कार्रवाई के बाद राजनीति के मैदान में भी, चुनावी राजनीति इस समय चल रही है, वहां पर भी झटके महसूस किए जाएंगे आम आदमी पार्टी के लिए और विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए। विनोद जी, लाल जी, एक बात तो मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के लिए खास करके ये बहुत बड़ा धक्का है। ठीक इलेक्शन के समय में जब ये केजरीवाल की पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का उन्होंने एक तरह से अपने को ये बनाया है और उस इलेक्शन के टाइम में जो उसके कन्वेनर हैं अगर वो जेल में हैं तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि ये अब तक का जो केजरीवाल के आंदोलन से लेकर निकले हुए केजरीवाल अभी तक सीएम बने हैं
उनके जीवन में ये सबसे बड़ी चोट है। चोट इसलिए भी कि वो लोगों में जिस तरह से एक परसेप्शन बनाते रहे थे, जिस तरह से लोगों को बता रहे थे, वो सारे एक तरह से जितने पॉलिटिकल लीडर हैं उसको एक चोर बता रहे थे, उसको भ्रष्ट बता रहे थे, उसको करप्ट बता रहे थे। और वो कहते थे कि हमारे पास ईडी दे दो, हमारे पास सीबीआई दे दो, हम 2 दिन में इसको जेल भेज देंगे। और जब अपने पे जांच आई तब आपने एक दूसरा नैरेटिव लिया और आपने लिया कि हमको फंसाने की कोशिश जा रही है। आप अपने मंत्रियों पे जब जांच की बात हुई तो आप उसको कट्टर ईमानदार के सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपने सत्येंद्र जैन को भारत रत्न के पुरस्कार की भी एक बार वकालत की थी कि वो इस तरह के मंत्री हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। आप इस तरह की चीजों को लेकर जो जनता के बीच में जाते हैं तो आप एक तरह से कोर्ट की कानून की प्रक्रिया को झुठलाते हैं। जो अभी दुबे जी कह रहे थे कि कानून की जो प्रक्रिया है वो मेरिट पे चलती है, बिल्कुल डिस्कशन उसके मेरिट पे होता है, वो पॉलिटिकल और टाइमिंग पे नहीं होता जी। तो केजरीवाल जी के पार्टी को कम से कम ये लग रहा था कि अगर वो जेल में भी है तब भी उनके लिए पार्टी के लिए एक बड़ी सहानुभूति बनेगी और शायद इसको लेके वो इलेक्शन में कुछ बड़े मार्जिन बना सकते हैं। इसलिए वो कांग्रेस को भी नंबर 2 की पार्टी बना रही थी, चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो। लेकिन ये बात वो भूल गए थे जब ये कानून की प्रक्रिया में जब वो खुद अपने ही केस को लेके आ गए और उन्होंने केस की मेरिट पे जांच करने की बात की और उसको चैलेंज किया, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने आज उनको जवाब दिया और कहा कि आप इस जांच के घेरे में हैं और आप पे जांच बनती है। बिल्कुल। अब केजरीवाल कम से कम ये नैरेटिव नहीं दे सकते हैं कि हमको अप्रूवर के किसी के स्टेटमेंट से हमें ये फंसाया गया है। अब वो ये नैरेटिव संजय सिंह नहीं दे सकते हैं कि ये इसमें चाल बीजेपी की है कि पहले ईडी से गिरफ्तारी की बात की और बाद में उसे पैसे ले लिए। ये सारे चीजें, सारे नैरेटिव्स, जितने भी उनके नैरेटिव्स थे, आज के बहस में, आज के कोर्ट की प्रक्रिया में कम से कम ये बात खारिज हो गई है। बिल्कुल। कि अगर आपके पास मेरिट नहीं है बहस में, अगर आपके पास कानूनी प्रक्रिया को चैलेंज करने के मेरिट पॉइंट नहीं है, तो आपकी जमानत याचिका क्या। अभी आपके केस पे ही सबसे बड़ा सवाल उठा है कि आपके केस में ईडी ने जो बात जांच सामने में रखी है उसको जजेज ने, उसको हाई कोर्ट ने एक तरह से अप्रूव्ड किया है और कहा है कि इसकी जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि स्थिति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी एक अलग चीज है और कानून की कसौटी पर जब उसको कसा जाता है तो फिर क्या निकल करके आता है। मैं डीके दुबे जी के पास और ज्यादा कानूनी पहलू को समझने के लिए जाऊंगा, सीधे डीके दुबे जी के पास चलता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार इस शराब नीति केस में क्या कुछ हुआ है, हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर वो दिखा रहे थे कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, कब क्या हुआ, कब कौन गिरफ्तार हुए। डीके दुबे जी, अगर हम कानूनी मेरिट पर बात करें तो जिस कानूनी मेरिट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपने कहा कि वो जाएंगे, जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका जाएगी तो ये तमाम कानूनी मेरिट जो है ये कितना मजबूत आपको नजर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो इन मेरिट को देखेगा जब वो अपना इस पर विचार करेगा। लालचंद जी, जिस समय कल एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है, ईडी का ही केस है, 2163 करोड़ रुपए का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का जी। उसमें टुटेजा ब्रदर्स सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया कि भाई ये कोई भी केस बनता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का हो सकता है, इनकम टैक्स का हो सकता है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता। मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी एक मैरिट है, उस मैरिट में उन्होंने कहा जहां पर धन गलत तरीके से जनरेट किया जाता है और फिर उसको वाइट किया जाता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनते हैं जी। अब आप सोचिए कि वो छत्तीसगढ़ का पूरी राज्य की पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2-3 लोगों के लिए कह दिया कि भाई इनके ऊपर तो केस नहीं बनता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट मेंटली, लीगली और फैक्चुअली क्लियर है कि मामला ये मनी लॉन्ड्रिंग का है। अगर ऐसा ना होता तो मनीष सिसोदिया की इतनी लंबी बहस होने के बाद उनको बाहर कर दिया जाता। और संजय सिंह की बात भी अगर देखेंगे तो संजय सिंह की को कंसेशन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट कंसेशन दे रहा है और ईडी ने कहा था यू मे गिव द कंसेशन टू संजय सिंह बिकॉज ही इज मीडिएटर ओनली। जो मेन आदमी है वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनके केस में तो हम आगे आ रहे हैं, लेकिन इसमें कंसेशन आप दे सकते हैं, ये मीडिएटर थे, ये मध्यस्थ की भूमिका में थे। अब आप सोचिए कि जिस समय इतनी लंबी बहस हो चुकी है और ये एस्टैब्लिश हो गया हो कि मनी ट्रेल तो हुई है, ये एस्टैब्लिश हो गया हो कि घोटाला तो प्रेमे फसाई हुआ है, अब केवल ये ढूंढना है कि पैसा कहां गया
कैसे खर्च हुआ, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, आपको याद है जब मनीष सिसोदिया की बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आखिर पैसा कहां गया, आप पैसा पकड़ नहीं पाए। बड़ा भारी आम आदमी पार्टी ने उसका बयान भी देश भर में कहा, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसा नहीं पा पाए। सुप्रीम कोर्ट से जब ईडी ने कहा पैसा तो साहब चुनाव में खर्च हो गया और उसके मेरे पास सबूत है, तो उन्होंने कहा चुनाव में किसने खर्च किया, तो बोले आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। तो उन्होंने कहा पार्टी ने खर्च किया तो पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आई थी, ये बात सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान आई थी। बिल्कुल, अब देखिए पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया। ईडी ने कहा साहब हम देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे सबूत नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को पार्टी बना दिया। अब पार्टी का कन्वीनर कौन है, पार्टी का कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। हाँ, सरकार में रहते उन्होंने दस्तखत ना किए हों, सरकार में रहते हुए डिपार्टमेंट उनके पास ना हो, सरकार में रहते हुए मिनिस्ट्री उनके पास ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने ये पैसा खर्च किया है उसके कन्वीनर तो वही है जी। तो आखिर पैसा जहां पैदा हुआ वो मनीष सिसोदिया, और पैसा जहां खर्च हुआ वो अरविंद केजरीवाल, ये दो आदमी आ गए। दोनों की ट्रेल करना आवश्यक है और इनका संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है। तो जब ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं पैसा तो बनाया गया, पॉलिसी में गड़बड़ तो किया गया, और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग तो है, तो आप बता दीजिए कि ये जो फैक्चुअली चीजें बता रहे हैं कि आप अप्रूवर के आधार पर चल रहे हैं, आप चुनाव के टाइम पर गिरफ्तार कर रहे हैं, आप सीएम को गिरफ्तार कर रहे हैं, ऐसी जो दलीलें दी गई, ये तो एक इंटरिम एप्लीकेशन की तरह होती है सुप्रीम कोर्ट में। इंटरिम एप्लीकेशन आपने दी कि साहब ये देखो गलत हो गया, उन्होंने कहा डिसमिस। ठीक, हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज भले ही प्रॉपरली किया हो, लेकिन ये इंटरिम एप्लीकेशन जो मेन केस सुप्रीम कोर्ट में उसमें इंटरिम एप्लीकेशन की तरह डिसमिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। मुकेश अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपसे ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि क्या उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने या फिर उनकी तरफ से किसी और वकील ने कोई बात अपनी रखी है, आगे की रणनीति के बारे में कुछ खुलासा किया है? जो बात अभी हम डीके दुबे जी से कर रहे थे कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं इस याचिका को लेकर? लालचंद जी, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जो वकील है वो बाहर नहीं आया, ना तो अभिषेक मनु सिंघवी बाहर आया, ना ही उनके कोई सहयोगी बाहर आए। लेकिन अगर उनको ऊपर जाना है तो उनको पहले यहाँ मेरिट चेक करनी होगी कि क्या ग्राउंड है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ना हो गई तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये बात भी मनु सिंघवी जानते हैं, और उन्होंने पहले भी जब अप्रोच किया था तो उनको लोअर कोर्ट आना पड़ा था कि भाई ऊपर अगर वहां पर उनकी अपील जब सुनवाई नहीं होगी, खारिज हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, तो आगे के जो रास्ते वो खत्म हो जाएंगे और केजरीवाल की जो सारी लाइफलाइन है वो बंद हो जाएगी। दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ट्रेल हुआ है तो ट्रेल के किंगपिन तो यही है, और उनके जो सूत्रधार थे वो थे मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जेल में है, अब ये भी जेल में है, और ईडी इन दोनों के जो कलेक्टिव एविडेंस है इनको जोड़ेगी और उसके बाद ये निकाल करके लाएगी कि किसने कितनी ज्यादा भूमिका निभाई। जैसे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि विजय नायर से उनका कोई लेना देना नहीं है, विजय नायर को जानते नहीं है, और उसके बाद उन्होंने सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया, आतिशी का नाम ले लिया। तो वो कुछ भी बयान दे रहे हैं और कुछ भी कह करके अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ईडी बिल्कुल साफ कह रही है कि भाई वो अंधेरे में तीर नहीं चला रही है, उनके पास कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत है जिसके आधार पर वो यहाँ पर केजरीवाल को लेकर के आई, और उसके बाद उनकी जो है वो जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई, न्यायिक हिरासत में, वो पुलिस की हिरासत में। अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी उस तरह से क्लियर होगा कि कौन कौन इसमें और इन्वॉल्व है, ये पैसा कहां कहां से उठाया गया, कहां कहां से गया गया, पंजाब में कितना लगा, गोवा में कितना लगा। शराब नीति जो देश में राजधानी का माहौल उन्होंने बिगड़ा था, सभी को ये पता है कि जिसको ये राजधानी को शिक्षा का मंदिर बनाने आए थे और इन्होंने उसको शराब का मंदिर बना दिया। सीधे बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, मुझे सीधे बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में